गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक कैपिटल बस्टिंग से संबंधित विभिन्न जो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले व्याख्यान में आपको बताया गया था कि पूंजी बस्टन क्या है, पूंजी बस्टन की विशेषताएं, पूंजी बस्टन के उद्देश्य या महत्व तथा पूंजी व निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व आदि के बारे में आपको इससे पहले वाले व्याख्यान में बताया गया था। आज हम लेते हैं पूंजी बस्टन प्रविधियाँ। पूंजी व निर्णय अथवा विभिन्न पूंजी परियोजनाओं का मूल्यांकन उनसे उपार्जित संभावित प्रत्याय की दर के आधार पर किया जाता है। इसके उपरांत विभिन्न परियोजनाओं को उनकी प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करके सबसे अधिक प्रत्याय दर वाली परियोजनाओं को चुन लिया जाता है। इस कार्य के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। चूँकि विभिन्न विधियों के आधार पर प्रत्येक परियोजना की लाभप्रदता का अध्ययन करके पूंजीगत व्यय करने अथवा न करने का निर्णय लिया जाता है, इसलिए इन्हीं परियोजना की लाभदायकता का मूल्यांकन अप्राइजल ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अथवा कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स भी कहा जाता है। ये विधियां जो एक चार्ट दिया है उससे स्पष्ट हैं। पूंजी बस्टन विधियां एक तो परंपरागत और एक अपहरित रोकड़ प्रवाह। परंपरागत में अपरिहार्यता अर्जेंसी मेथड, पेई बैक पीरियड अदायगी अवधि विधि, औसत प्रत्याय दर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड कैश फ्लो अपहरित रोकड़ प्रवाह में शुद्ध वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड हैं। अब हम बात करते हैं परंपरागत विधियों की। पूंजीगत निर्णय अथवा परियोजना मूल्यांकन की परंपरागत विधियों को असमायोजित समय विधियां अनएडजस्टेड टाइम मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इन विधियों के अंतर्गत परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये विधियां हैं अपरिहार्यता विधि फर्स्ट, अर्जेंसी मेथड। अपरिहार्यता अल्पकालीन आवश्यकताओं अथवा संकटकालीन परिस्थितियों के आधार पर पूंजी परियोजना की स्वीकृति को उचित ठहराने हेतु प्रयुक्त एक मापदंड है। इस विधि के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को पहले लिया जाता है जो तुरंत आवश्यक हैं तथा जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता, अर्थात अर्जेंट कितनी अर्जेंट है उसके आधार पर ही उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कार्यरत मशीन को ध्वस्त हो जाने पर उत्पादन प्रक्रिया को चालू रखने के कारण उसकी मरम्मत करवाने के बजाय नई मशीन को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। यद्यपि ऐसा निर्णय आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त हो सकता है, किंतु विशेष परिस्थिति में यही निर्णय उचित हो सकता है। इसके गुण दोष हैं कि ये विधि, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये सरल है, किंतु अधिक विनियोजन एवं दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए इस विधि का निर्णय को आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अपरिहार्यता का कोई मापदंड नहीं है। अपरिहार्यता के आधार पर लिए गए निर्णय संयोग से भले ही ठीक निकलें, किंतु साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर निर्णयों की तुलना में ठीक नहीं हो सकते। इसलिए इसमें जो दोष हैं वो है, ये वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है तथा वस्तुनिष्ठता तथा सामान्यता दोनों की कमी रहती है। ये परियोजना की पूंजी उत्पादकता तथा संस्था की अर्जनों पर इसके प्रभावों को मापने में असफल है। इस विधि के आधार पर निर्णय लेने के कारण विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपनी परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए प्रबंध की चापलूसी करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यदि कोई परियोजना स्थगित हो सकती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे वह कितनी ही लाभप्रद हो। इसलिए अपरिहार्यता के आधार पर कोई भी पूंजी व निर्णय तभी लिया जाना चाहिए जब संस्था के परिचालन जीवन में विशेष परिस्थिति में उचित एवं आवश्यक हो। दूसरी है अदायगी अवधि विधि, पेई बैक पीरियड मेथड। अदायगी अवधि विधि विनियोजन प्रस्तावों के मूल्यांकन की परंपरागत विधियों में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय विधि है।
प्रत्येक संस्था का किसी परियोजना के चयन में अधिकतम लाभ प्राप्त करना जहां मुख्य उद्देश्य है, वहीं संस्था विनियोजन लागत को कम से कम अवधि में वसूल करना चाहती है। अतः वह अवधि जिसमें एक परियोजना की मूल लागत की वापस वसूली होने की संभावना होती है उसे अदायगी अवधि, रोकड़ वसूली अवधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में विनियोग की लागत उससे अर्जित की जाने वाली आय से कितने वर्षों में वापस प्राप्त हो जाएगी, ये अदायगी अवधि कहलाती है। इसकी गणना करने के लिए समान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में इसकी गणना की जाती है। तो यदि परियोजना से प्रतिवर्ष समान रोकड़ अंतर्वाह मतलब कॉमन एवं कैश इनफ्लो प्राप्त हो तो अदायगी अवधि की गणना परियोजना की मूल विनियोजन राशि में वार्षिक शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों का भाग देकर ज्ञात की जाती है। सूत्र रूप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश इनफ्लोज, I/C, I इनिशियल इन्वेस्टमेंट और C एनुअल नेट कैश इनफ्लोज। उदाहरण के लिए यदि एक कंपनी नई मशीन के लिए 15,000 रुपये विनियोजित करने पर विचार कर रही है, जिस पर उसे वार्षिक शुद्ध रोकड़ प्रवाह 6,000 रुपये 4 वर्षों तक प्राप्त होने की संभावना है, इसकी पे बैक पीरियड होगी I 15,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट और नेट एनुअल कैश इनफ्लो 6,000, अर्थात 2.5 वर्ष इसकी पे बैक पीरियड होगी। कहने का मतलब यह है कि 2.5 वर्ष में इसकी जो मूल विनियोजन राशि है 15,000 रुपये वो वसूल होगी। यदि शुद्ध वार्षिक अंतर्गत की राशि को प्रारंभिक विनियोग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह असमायोजित प्रत्याय दर अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगी। नेक्स्ट एक उदाहरण लेते हैं। अंडमान लिमिटेड कुछ विशेष मशीनों के क्रय पर विचार कर रही है। प्रबंध तब तक मशीन क्रय नहीं करना चाहता जब तक कि उनकी लागत 3 वर्षों में वसूल नहीं हो जाए। मशीनों की लागत 3 लाख रुपए, नई मशीनों से उत्पन्न विक्रय आगम 4 लाख रुपए, परिवर्तनशील लागतें बिक्री का 60%, ह्रास के अतिरिक्त स्थिर लागतें 15,000 रुपये, मशीन का जीवन काल 8 वर्ष एवं कर की दर 50% है। 3 वर्षों में वसूली अवधि की कसौटी पर क्या मशीनें क्रय की जाएं? 3 लाख रुपए के विनियोग की वसूली के लिए अदायगी अवधि से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें देखिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स रेवेन्यू 4 लाख रुपए, वेरिएबल को 60% ऑफ सेल्स 2,40,000 रुपये हो गया, फिक्स्ड लेस फिक्स्ड कॉस्ट 15,000, तो ये दोनों 2,55 हो गया लागतें, और 1,45 उसमें से डेप्रीशिएशन 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 वर्षों में, तो ये 37,500 रुपये पर ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 1,37,500। इनकम टैक्स रेट 50% दी हुई है तो 1,07,500 50% 53,750 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 53,750 और एड डेप्रीशिएशन 37,500। नेट कैश इनफ्लोज, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पे बैक पीरियड मेथड की गणना के लिए जो कैश इनफ्लो लेते हैं उस कैश इनफ्लोज का मीन्स होता है नेट कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन लिया जाता है, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। इसलिए इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डेप्रीशिएशन को वापस ऐड किया गया है और ये नेट कैश इनफ्लोज 91,250 है। पे बैक पीरियड I/C 3 लाख बटे 91,250 बराबर 3.3 ईयर्स। अतः यह स्पष्ट है कि मशीन का क्रय नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लागत 3 वर्षों में वसूल नहीं हो सकती है, जबकि सवाल में ये कहा गया है कि 3 वर्ष में यदि उसकी लागत वसूल हो जाती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। इसी के साथ अगले व्याख्यान में आपको बताएंगे कि जब असमान रोकड़ अंतर्वाह हो तो पे बैक पीरियड की गणना किस प्रकार से की जाती है। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।